नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवार। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रही, उसकी वजह से नेताओं के कुछ चुनावी दौरे कुछ दिनों के लिए होल्ड पर जरूर चले गए, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल गई थी। लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई तो फिर पार्टियों को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया आगे के राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 6 महीने का ही अब वक्त बाकी है, लेकिन बीते 5 महीनों में राहुल गांधी 4 बार बिहार पहुंचे। चौथा दौरा उनका ये था और आज ये तस्वीरें दिन भर मीडिया में छाई रही, जिसकी एक झलक इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। पहले वो दरभंगा पहुंचे जहां पर उनका कार्यक्रम था शिक्षा न्याय संवाद। हालांकि उनके इस कार्यक्रम स्थल को लेकर काफी विवाद रहा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहले परमिशन नहीं मिली, फिर वो बिना परमिशन के लिए ही छात्रावास की तरफ चल दिए। तो अब इन सब के बीच सवाल यह है कि राजनीति किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। जातिगत जनगणना का ऐलान सरकार ने कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जैसे बार बार राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए, और अब बिहार चुनाव में इसकी क्या छाप दिखाई देगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस दौरान ये बहस हुई, ये परिस्थितियां दिखाई दे रही थी, क्या उन्होंने कहा उसका एक अंश आपको सुनवाती हूँ। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, उसे तोड़ा जाए। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। तो राहुल गांधी इसके बाद पैदल ही चले गए और छात्रावास तक वो पहुंचे, लेकिन फिर पटना भी पहुंचना उनका हुआ, जहां पर ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फुले फिल्म वो देखने के लिए पहुंचे। NSUI का भी ये कार्यक्रम था। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। कान खोलकर बीजेपी और जेडीयू की सरकार सुन ले, आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो राहुल गांधी जी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। अब याचना नहीं, रण होगा, और वो बहुत भीषण होगा। चलेगा संघर्ष आठों तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की जय जयकार होगी और हमारी संकल्पना साकार होगी। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी भी राहुल गांधी के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी प्रदेश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि जातिगत जनगणना का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से मनीष कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जेडीयू से धीरज सिंह कुशवाहा जुड़ चुके हैं, और आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले धीरज सिंह कुशवाहा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, हम तस्वीरें देख रहे हैं और अभी मैंने अभय दुबे जी का भी स्टेटमेंट सुनाया। वो कह रहे हैं याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब अभी 2 दिन पहले हम सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सुन रहे थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये तो बिहार की चुनावी जमीन में, राजनीति में ये स्टेटमेंट प्रयोग किया जा रहा है। इतना क्यों डर गई जेडीयू, या इतना क्यों डर गई सरकार? क्या दिक्कत है? आ रहे राहुल गांधी, आने दीजिए, करने दीजिए अपना कार्यक्रम।
मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपनी बातों को रखने के लिए। माननीय राहुल गांधी जी का बिहार का दौरा था, ये कोई पहली दौरा नहीं है। हाल के ही दिनों में बहुत उनकी यात्रा हुई, करे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कहीं पर जाने के लिए, कहीं पर कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन, लोकल प्रशासन से स्वीकृति ली जाती है, लेकिन जब स्वीकृति नहीं मिलती है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जानती हैं लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या होता है। ये सभी लोगों के लिए, ये अगर हमारे जदयू के लिए भी कोई धरना प्रदर्शन करना होगा तो उसको भी लोकल प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है। कानून सबके लिए एक समान है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हमको जो करना था वो हो गया, मतलब उनको हंगामा करना था, हंगामा करके और टीआरपी लिए और चल पड़े। एक बात हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के या पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ हम बात करने के लिए गए थे। दूसरा बात बोल रहे थे कि जो फूले फिल्म बनी है उसको देखना चाहिए था। हम मीनाक्षी जी एक बात करना चाहते हैं, 2005 के बाद बिहार में हमारी सरकार है। 2005 से पहले आरजेडी और उससे पहले कांग्रेस वाले लोग आजादी के बाद राज किए हैं। किसी ने हाथ पकड़ के रोका नहीं था कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या और भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का आप में समानता लाइए, विकास करिए, किसी ने हाथ पकड़ के रोका नहीं था। लेकिन उन्होंने केवल अपना तिजोरी भरने के काम किए। बिहार के कई नेता गरीब परिवार से चलकर आए, आने के बाद में उन्होंने नारा दिया था कि गरीबी को भगाना है। बिहार से तो गरीबी नहीं गई, लेकिन उनके पास इतने धन आ गए कि भारत की तमाम एजेंसियां आज उनके पीछे पड़ी हुई है। कई तो दल ऐसे हैं कि उसके आका जो हैं सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। ये बताने वाली बातें नहीं है। मुख्य रूप से 2005 के बाद में बिहार में ही विकास हुआ है। आप जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी, महिला हो या अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। आप जानती है कि महिला बिहार में केवल मेला और त्योहारों में घर से बाहर निकलती थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय चुनाव हुए या पंचायती राज चुनाव हुए या आपको पुलिस बलों में समझिए कि 50%, 35% आरक्षण देकर आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम मिलाकर काम कर रही है। और रही बात, आप देखी होंगे कि दलित, महादलित जो लोग खाट पर, चौकी पर नहीं बैठा करते थे, वैसे व्यक्तियों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया कि आज वो व्यक्ति खुद पंचायत प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है। जी जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है वहां पर। 2005 से जब से हमारी सरकार है उसके बाद से लगातार सब विकास का जो पूरा रास्ता है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी टीआरपी लेने आए थे क्या बिहार, पटना? देखिए, जब जदयू के साथी ये बात बोल रहे होंगे तो उन्हें खुद मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। बिहार से जिन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया है, पटना विश्वविद्यालय का मैं पूर्व छात्र रहा हूँ, वहां के छात्रावासों की स्थिति क्या है, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं छात्रों की वो कितने, पटना का चूंकि राज्य विश्वविद्यालयों में सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय माना जाता है पटना विश्वविद्यालय, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ इस चीज का। और ये चीज समझना है कि छात्रावासों की स्थिति, आप एक बार आइए मीनाक्षी जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका कि एक बार बिहार में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आइए और देख लीजिए स्थिति क्या है। उसके अलावे दूसरी चीज, शैक्षणिक सत्रों की बात करते हैं। तो ये चीज सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले ही याद है कि छात्रावास की स्थिति क्या है, कैसी है? इस पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं। इलेक्शन टाइमिंग फिर मैटर करती है। ये छात्र संघ चुनाव के समय में भी ये मुद्दे उठाए गए थे। छात्र संघ चुनाव भी इसी मुद्दे पे हुआ कि आरक्षण, ये छात्रावासों की स्थिति सुधारी जाएगी, छात्रावासों का पुनः आवंटन किया जाएगा, इन्हीं सब मुद्दों पे था। और उसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, धीरज जी भी मेरे ही गृह जिले से आते हैं, इसलिए मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 1 महीने पहले अंबेडकर छात्रावास की स्थिति बक्सर में बहुत दयनीय स्थिति हुई थी और किस तरीके से वहां के छात्रों के साथ समस्याएं आई थी। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी वहां मजबूती से खड़ी थी। उस वक्त तो कोई चुनावी मुद्दे नहीं थे, मैं भी वहां पे था चूंकि आंदोलन में। तो इन सब चीजों पे समझना होगा कि छात्रों की स्थिति बद से बदतर बना दी गई है उन छात्रावासों में। गरीब तबके के छात्र जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं उसमें, और जिनके पिताजी बहुत, धीरज जी तो बहुत साधन संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये चीज समझना होगा
कि जब शैक्षणिक सत्रों पे अगर बात करें, दूसरा मुद्दा ये भी था उसमें, तो नहीं, आप शैक्षणिक सिर्फ, सत्रों पे अगर बात करें मीनाक्षी जी, तो स्नेहाशीष 3 जी, साल का आप जो भी कोर्स हमारे यहाँ पॉइंट, मैं आपकी बात से ग्रेजुएशन अग्री करती हूँ, स्टूडेंट्स के हमारे लिए यहाँ अगर परिस्थितियां ग्रेजुएशन वहाँ 3 खराब साल है, में नहीं डेफिनेटली उस होता पर है, बात होनी 5 साल चाहिए। में होता है, हाँ, डेफिनेटली 5 उस पर साल बात में होनी मीनाक्षी चाहिए। जी होता है। सुन तो लीजिए सर, जी। स्टूडेंट्स के लिए जो भी परेशानियां हैं, वहां पर दिक्कतें हैं, उस पर तो बात होनी चाहिए, लेकिन मामला उतना सिंपल लग नहीं रहा जितना आप बोल रहे हैं। ये पिक्चर जरा जूम करके दिखाइए, जो तस्वीर इस वक्त दिखाई जा रही है। राहुल गांधी जब मंच पर मौजूद हैं, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो हाथ में लेकर जिस तरह से डिस्प्ले किया है, और उस जगह पर मौजूदगी उनकी, एक स्थान विशेष को चूज किया। लेकिन पॉलिटिक्स इस वक्त क्या चल रही है? जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द कांग्रेस जो अपना एक नैरेटिव तैयार कर रही है, जो अपनी एक जमीन तैयार कर रही है। हालांकि बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में जो परिस्थितियां चली गई, उस वजह से काफी हद तक उस मुद्दे से ध्यान हट गया। लेकिन आपको भी याद है कि जैसे ही सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कांग्रेस के बीच में ये उथल पुथल मच गई थी कि ये मुद्दा जिसको हमने पाला पोसा और इन दिनों जमीन पर उतारा, वो अचानक से हमारे हाथ से निकल गया। तो उस मुद्दे को बिहार चुनाव में रिवाइव करना, प्रयोग करना और उसका असर देखना, सर मकसद तो ये है ना, इससे कैसे इनकार करेंगे आप? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मेरा परसेप्शन दूसरा है। मैं बहुत तहे दिल से इस बात का स्वागत करता हूं कि जातिगत जो जनगणना की बात आई है वो पूरी तरीके से वाजिब है, और राहुल गांधी जी ने इसमें पक्ष भी रखा था कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं सरकार के इस फैसले का। क्यों? क्योंकि अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य वंचित समाज को मुख्य धारा में लाना, हमारी और लड़ाई कुछ नहीं है। और ये जो सवाल का मतलब नहीं समझे। मैंने अभी 2 साल पहले तक या 3 साल पहले तक मैंने राहुल गांधी जी को नहीं देखा कि उन्होंने अंबेडकर साहब का फोटो इस तरह से हाथ में लेकर ऐसे क्राउड के बीच में दिखाया हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो 2 साल कुछ मतलब है, इस टाइमिंग का के कुछ मायने हैं। नहीं, इस चीज को आप अन्यथा ना ले। ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर में अधिवेशन में ये बातें आई थी, उसके बाद से लगातार इस पे काम किया जा रहा है। ये कोई 2 साल की बात नहीं है। चलिए ठीक है, मनीष जी भी आ गए हमारे साथ। हाँ, मैं बीजेपी से भी इस पर रिएक्शन लूंगी। मनीष जी, आपने सुना होगा स्नेहाशीष जी ने कैसे अभी पूरा एक्सप्लेन किया है कि स्टूडेंट्स के लिए हालत वहां पर क्या है, परिस्थितियां कैसी हैं, क्या है। मीनाक्षी जी, अभी और भी ऐड करूंगा मैं, मुझे हाँ सर, अभी डिबेट चलेगी, अभी आगे दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है मनीष जी, हालात इतने खराब है ग्राउंड पे कि डबल इंजन की सरकार फेल है, कायर समझ रहे हैं क्या? फायर हूं मैं। राहुल गांधी का ये ऐलान है पटना से, दरभंगा से। देखिए, मैं सुन रहा था आज राहुल गांधी का भाषण, मैं सुन रहा था। एक बात तो मैं पहले बता दूं आपको, ये बिहार में जो ये सारी नूरा कुश्ती चल रही है कांग्रेस की ना, ये नूरा कुश्ती एक्चुअली राजद को नीचे दिखाने के लिए चल रही है, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर राजद से मैक्सिमम सीट चाहिए। लड़ाई सिर्फ इसी बात के लिए चल रही है, अच्छा, कि कैसे हम यह दिखाएं कि देखो हमारा ये जनाधार है, हम मजबूत हैं, हमने 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा था, इसलिए हम उससे कम में किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं। ये एक्चुअली सारी नूरा कुश्ती इसी वजह से। नहीं तो टाउन हॉल में जगह अलॉट कर दिया गया था, वो बड़ा जगह था, वहां वो अपनी बातों को दलित छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास के लड़कों के बीच में और अच्छी तरीके से रख सकते थे, व्यवस्थित तरीके से अच्छा कार्यक्रम हो सकता था। लेकिन तेजस्वी तो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वो तो उल्टा आप लोगों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग डर गए। तेजस्वी साथ नहीं दिखते, इसीलिए तो तेजस्वी किसी कार्यक्रम में साथ नहीं दिखते, वो सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए। खैर, वो दूसरी बात है। मैं नहीं, पर कांग्रेस का था, एनएसयूआई का प्रोग्राम था ना सर, एनएसयूआई के प्रोग्राम में तेजस्वी क्यों आएंगे? लेकिन बात वो नहीं है, बात ये इंडिया अलायंस का होता या अलायंस के साथ में अगर कार्यक्रम कर रहे होते तो आते हैं। अब जब स्पेसिफिकली एनएसयूआई का प्रोग्राम है तो उसमें तेजस्वी क्यों आएंगे? यही समस्या है ना बिहार में। अब 4 महीना सिर पे चुनाव है, एनडीए यूनाइट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, दिखा रहा है सारे कैलकुलेशन जो पॉलिटिकली होते हैं, उन सारे कैलकुलेशंस को जो है वो एक्सपोज कर रहा है। वही महागठबंधन जो है, आज स्थिति यह है कि मीटिंग होती है, तेजस्वी के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी, और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कहते हैं कि अभी ये सब कोई चीजें तय नहीं हुई है। देखिए, ये नूरा कुश्ती जो हो रहा है वो वही हो रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, जो विशेष रूप से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को निश्चित रूप से बताना चाहिए, या इंडी गठबंधन के जो लोग उनको बताना चाहिए। आज राहुल गांधी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री हमसे डर गए, हम जातीय गणना की बात उठाए, हमने जिस प्रकार से उसको देश भर में किया या जो किया, वो प्रधानमंत्री डर गए।
अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से सहमत है कि वाकई में प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरकर या प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरते हैं इसलिए उन्होंने जातीय गणना की घोषणा कर दी, तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाई आपने मुसलमानों को इतना धोखा क्यों दिया? यह जो वक्फ का सारा विषय चल रहा था, आप क्यों नहीं डरा पाए प्रधानमंत्री को वक्फ के मामले पर? आप क्यों चुप लगा गए? अगर एक बार आप उस मामले पे भी डराते तो हो सकता था प्रधानमंत्री डर जाते, हो सकता था सरकार डर जाती, तो वहां पर आप डरा नहीं पाते हैं और यहाँ आप कहते हैं कि हमने कान पकड़ लिया। लालू यादव कहते हैं उत्पल जी, कान पकड़ के करवा लिया, और उत्पल जी, ये प्रॉब्लम तो आरजेडी कांग्रेस के बीच की है, नेगोशिएशंस को लेकर, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कैसे चुनाव लड़ेगा, कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, और किस हद तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच में समझौता हो पाएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतना ही आसान है क्या मामला जितना दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग अपने बीच में जो सीटों का बंटवारा करेंगे तो टीवी पर बैठकर नहीं करेंगे, इसलिए इस पर तो कोई बात करेंगे नहीं हम। और आज का मुद्दा भी ये नहीं है, तो मुद्दा पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रही बात कि राहुल जी का बिहार यात्रा और यात्रा से रोकने वाले जो सरकार है उनकी, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है देश के, और एक पार्टी के वो नेता है, इंडिया गठबंधन के भी नेता है और देश के नेता प्रतिपक्ष है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वो शिक्षा संवाद यात्रा के लिए आए हैं तो शिक्षा संवाद यात्रा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ही होगा, और छात्र नौजवान से जब वो मिलने जा रहे हैं, विशेष तौर पे ये दलित छात्रों से, जो कि सबसे ज्यादा दमित है इस देश में, एसटी एससी सबसे ज्यादा दमित है, उस सोसाइटी के लोग, और उस सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग जो है वही प्रतिनिधि के तौर पे विश्वविद्यालय में रह रहे हैं, तो वहां से एक संदेश भी जाएगा। तो जब देश में सबसे जो पिछड़े पैदान पे लोग जो हैं, उसमें से जो पढ़े लिखे लोग छात्र हैं, उनके बीच संवाद के लिए जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहे हैं, क्योंकि यही लोग रोक के रखे हैं उनके उत्थान को। बड़ी मजबूरी में ये लोग जातीय जनगणना पे आए हैं, यू टर्न मारे हैं। जो लोग जातीय फसाद कर रहे थे, अब तो राहुल जी के बिहार आने पे और पूरे देश में जाने पे इनको दर्द होगा ही, क्योंकि जन जागरण हो रहा है, और जैसे जैसे जन जागरण होगा इनकी बोरिया बिस्तर बंधेगी। अपनी बोरिया बिस्तर बंधने की डर से ये रोक रहे हैं। सदन में ये माइक बंद करेंगे, सड़क पर ये कील ठोकेंगे, लोगों से संवाद नहीं करने देंगे, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये तो लोकतंत्र विरोधी लोग है ना। नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि एक प्रक्रिया है, जो डेजिग्नेटेड जगह थी वहां पर कर लेते। इसमें 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाने के लिए इस हेडलाइंस बनाने के एक्शन की क्या जरूरत थी? छात्रावास में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मांगा तो यही गया था जगह। अब बिहार के लोगों से मांगने मिलने आएंगे और अब अलाउड कर दीजिएगा कलकत्ता क्या? ठीक है, चलिए, अगर एक बार के लिए सरकार ने परमिशन नहीं दी तो फिर जो मन आएगा वो करेंगे राहुल गांधी। क्या बात करते हैं? देश के नेता है, वो छात्रों के बीच जाएंगे, नहीं मिलेंगे क्या? नहीं, चलिए, अगर राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी गई तो फिर परमिशन। लोगों की मंशा समझ लीजिए। जब ये जम्मू कश्मीर में ये राज्यों की दर्जा खत्म किए, तब हुआ क्या कि विदेशी डेलीगेट, खास करके फांसीवादी दलों से संबंधित विदेशी डेलीगेट को अलाउ किए जम्मू कश्मीर में जाने से, और तमाम नेता प्रतिपक्ष के नेताओं को रोका इन्होंने। क्या यह बात नहीं याद है आपको? ठीक है, मनीष जी जवाब दे दीजिए पहले। विपक्ष के नेताओं की पोजीशनिंग से, जनता के बीच उनके जाने से घबरा रहे हैं आप लोग। छात्रों से जुड़े हुए कार्यक्रम के लिए अगर छात्रों के बीच नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे? अब मैं इसीलिए आपसे पहले सवाल पूछ रही थी कि क्या परेशानी है, क्यों इतना घबरा गए? सर, अगर जाना चाहते हैं तो दे दीजिए ना वो स्थान, उसमें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को यह जो ज्ञान है, यह तो इनको 4 साल पहले होना चाहिए था। तो हमको लगता है बिहार के जो दलित छात्र हैं, जो शोषित पीड़ित समाज है, उसको और लाभ हुआ होता अगर ये 4 साल पहले जागे होते तो। लेकिन खैर, जब जागो तब सवेरा। लेकिन मूल में क्या बात है मैं आपको बता दूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बक्सर आए थे, भीड़ आई ही नहीं थी, पूरा मैदान खाली था। अब ये हॉल में या ऐसी जगह पर जहां 200-400 कुर्सियां लगती हैं, वहां यह सभा करने या मीटिंग करने से डरते हैं, क्योंकि भीड़ आती ही नहीं है। तो इन्होंने प्लान बनाया
कि चलो चलो अब छात्रावास के अंदर नहीं सर, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही उनका कार्यक्रम कैसे होगा, उसमें भीड़ आएगी नहीं आएगी, इससे आपको किस बात की परेशानी हो रही है? लेट इट बी, मुझे परेशानी नहीं है, ये उनका आयोजन है ना, उसमें भीड़ आए नहीं आए इससे परेशानी उनको होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए कैसे परेशानी का विषय हो सकता है? हाँ, तो मुझे विषय का सुनने दीजिएगा, 30 सेकंड मुझे लगातार बोलने दीजिएगा। देखिए, सवाल यह है कि जब प्रशासन ने इनको हॉल में अलॉट कर दिया था कि आपको कार्यक्रम वहां करना है, तो जो संविधान हाथ में लेके दिन रात संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वह खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर डीएम और एसपी ने जो तय किया था, उसको यह धमकी देते हुए जाते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो जाएंगे वहीं पे। आप खुद अब बताइए एंकर के रूप में, क्या एक जो विपक्ष एलओपी है उसको क्या यह शोभा देता है कि वह नहीं, मैं दूसरी चीज सोच रही हूँ सर, मनीष जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी धीरज जी भी हैं, तो धीरज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो तो टीआरपी लेने गए थे वहां पर। तो चलिए, टीआरपी लेने गए थे तो टीआरपी लेने का मौका तो आप लोगों ने दे दिया, करने देते आराम से कार्यक्रम, शांति से कार्यक्रम होता, अपना कार्यक्रम करते और जाते। हंगामा करने का मौका तो आप लोगों ने दे दिया ना, आप सब जगह खबर है। संविधान ने जिसकी इजाजत दी, लॉ एंड ऑर्डर ने इजाजत दी, तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए टाउन हॉल में। दूसरी बात, ये अभी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल बल्लभ जी, दलित की बात कर रहे थे। भाई, कांग्रेस कोटे से जो प्रदेश अध्यक्ष दलित के बने हैं, वह तो मुझे पूरे पिक्चर में कहीं राहुल गांधी के आसपास कहीं नहीं दिखे। जिस दलित को चलिए, मैं ठीक है, मैं केशव जी से एक रिएक्शन लूंगी यहाँ पर, ठीक है, वन बाय वन। मुद्दे पे आइए, जो मुद्दा जो बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कीजिए। और आपका ठीक है, स्नेहाशीष जी आप रिएक्ट करिए, फिर उसके बाद मैं केशव जी से रिएक्शन लूंगी। हाँ, एक सेकंड, वन बाय वन। मनीष जी, ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट नोट कर लिया सर मैंने। स्नेहाशीष मंडल पांडे बोलेंगे। जनप्रतिनिधि जी मीनाक्षी जी, जनप्रतिनिधि आशा और जीविका मीनाक्षी जी, सबसे पहले वन बाय वन प्लीज सर, प्लीज। भीड़ जुटाने के लिए आपका भीड़ तंत्र को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ। बात ये है कि मनीष पांडे जी, मैंने अभी एक डिबेट अभी जस्ट हम लोग किए हैं और वहां पे मैंने ये बात इनको बताई कि छात्र राजनीति से आप निकले हैं, आपको मालूम है कि बिहार की स्थिति क्या है। मैं खुद छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति हूं, तो मुझे मालूम है कि बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं और छात्रों के बीच में ये बातें डिस्कस करनी जरूरी थी। खुद इस बात को राहुल जी ने चूंकि बताया सारी बातें, SC ST जो वेलफेयर फंड है उसका इस्तेमाल बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण में हो रहा है। क्या ये सही है आपके हिसाब से? उस फंड का आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ये सरासर दुरुपयोग बिहार सरकार कर रही है। दूसरी बात, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना निश्चित तौर पर बहुत अच्छी। रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए सर, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे अभी इसका केशव जी से रिएक्शन देना। ठीक है, संक्षेप में आइए ना स्नेहाशीष जी। अब इस तरीके से मनीष भैया नहीं होता है, आप तो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए आदमी हैं, जाइए निकालिए। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके सबकी बात कंप्लीट जानी चाहिए, मुझे फिर मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर। देखिए, दूसरी मीनाक्षी 15 सेकंड में कंप्लीट करिए स्नेहाशीष जी। मीनाक्षी जी, और एक बात है कि छात्रों के बीच में ये जाके बातचीत जब हो रही थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक बिहार में चलती है, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 3 साल के पढ़ाई के लिए आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड। और क्या होता है कि बिना नौकरी लगे हुए रिकवरी एजेंट पहुंचने लगते हैं घरों में और बच्चे और पेरेंट्स दोनों परेशान हो जाते हैं। वो तमाम समस्याएं हैं जिन पर राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। लेकिन क्या बात हो रही थी, बच्चा चढ़ा जब मंच पे तो हमारे जर्नलिज्म के फील्ड के भी बारे में बात किया, ये भी चर्चा का विषय है। आप एक बार देख लीजिएगा कि बिहार में जर्नलिज्म के कितने विश्वविद्यालय हैं। केवल 2 विश्वविद्यालय हैं जहां पे एक जगह 1 फैकल्टी और एक जगह 3 फैकल्टी है जो परमानेंट है, और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही 2 जगह है जहां पे पूरे फैकल्टी है। और उसके अलावे आप उठा के देख लीजिए, जितने जगह विश्वविद्यालयों में चलता है मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, वहां वोकेशनल कोर्स के नाम पे मोटी फीस वसूली जाती है। ये समझने वाली बात है। केशव जी, आपने अभी तक का पूरा डिस्कशन सुना। देखिए, अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, लेकिन राहुल गांधी का दरभंगा पहुंचना और वहां पर जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर साहब का फोटो मंच से लहराया, फिर पैदल चल कर गए, उसके बाद ज्योतिबा फुले को लेकर वो फिल्म देखी जहां पर वो छात्रों के साथ मौजूद रहे। राजनीति में परसेप्शन, फोटो ऑप, कार्यक्रम, ये सब अपने अलग महत्व रखते हैं, लेकिन दरभंगा का चुना जाना और जो जो तस्वीरें जिन पॉइंट्स को मैंने आज हाईलाइट किया है, ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की तैयारी है और चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है?
जी मीनाक्षी, दरभंगा को क्यों चुना गया है और छात्रों को क्यों चुना गया है राजनीति के लिए, इस पर भी आऊंगा। सबसे पहले तो ये मैं धन्यवाद देता हूँ स्नेहाशीष जी का, आज उन्होंने मेरी भी दुखती रग पे हाथ रख दिया कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 3 साल का जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसमें 5 साल लगते हैं। और स्नेहाशीष जी, मैं भी उसी की उपज हूँ, यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी ग्रेजुएशन 5 साल में ही हुआ था। और उस वक्त बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और कांग्रेस उसको समर्थन कर रही थी। चलिए, तो ये बिहार के यूनिवर्सिटी, बोलने दीजिए, बिहार के यूनिवर्सिटी आपने सुधार दिया क्या बड़े भाई? नहीं, मैं तो बिहार से निकल के दिल्ली में बैठा हूँ। मैं तो पलायन ही करेंगे ना, बिहार के छात्र पलायन करेंगे। मेरी दुखती रख पे हाथ रखोगे आप? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। को मजबूर है, मैं बिहार में ही हूँ, मैं भी बिहार में ही पीएचडी, मैंने अंतिम पढ़ाई अपनी बिहार में। लेकिन सर, व्यवस्था सुधारना पत्रकार का काम नहीं है ना। पत्रकार इशू को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन व्यवस्था सुधारना आपका काम नहीं है। अंतर है, आप पलायन के लिए मजबूर हो गए क्योंकि आपकी ही सरकार में आपको नौकरी नहीं मिली, और हम पलायन नहीं किए, यहीं पे ढीठ की तरह बैठे हुए हैं और यही नौकरी ढूंढ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलते हैं हम लोगों को, यही समस्या है। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। अरे दिल्ली में सेट हो गए होंगे आप, दिल्ली में वहां पे संघ के लोगों को, एबीवीपी के लोगों को बैठा दिया जाता है प्रोफेसर बना के, इसलिए आप सेट हो गए होंगे। आप मेरा रिकॉर्ड और आगे बात बताइए अब अपना, चलिए, नहीं कुछ ज्यादा बोलेंगे। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा था। स्नेहाशीष जी, देखिए होता क्या है ना, पत्रकार का काम नहीं है व्यवस्था को ठीक करना या वहां पर जो परेशानियां आ रही हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से चलाना। उठा तो सकते हैं, मुझे मालूम है, आपने भी बचपन की किताबों में नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा और देश की संरचना और कैसे काम करती है व्यवस्था, वो आपको भी मालूम होंगी, है ना। सरकार को चुना जाता है इस कार्य के लिए, इसलिए मैंने सरकार प्रशासन की कोई एक जिम्मेदारी होती है। मुझे लगा कि देखिए, यहाँ पर मैं गठबंधन का गणित नहीं बताऊंगी कि कब किसने किसके साथ हाथ मिलाया और उस हाथ मिलाने की वजह से क्या काम नहीं हो पाया, और आज यहाँ पैनल पे बैठे कौन किससे सवाल खड़े कर रहा है। समझ लिया कि नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि पत्रकार का ये काम नहीं है। पत्रकार का काम है विषय को हाईलाइट करना, उसको रिपोर्ट करना। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भाजपा के प्रवक्ता है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। जो तो ये देखिए ना, ये परसेप्शन यही होता है कि सिर्फ ये मान लेगा कि सामने वाला वो बताएंगे अब ये वो प्रवक्ता है या वो है, तो आपने उस आधार पर आपने उस आधार पर वक्तव्य नहीं सुना, आपने सिर्फ परसेप्शन के आधार पर स्टेटमेंट दे दिया। बता दिया, कोई बात नहीं। एक विनम्र श्रोता होना सर अच्छे संवाद की निशानी होता है। ठीक है, केशव जी कंटिन्यू। स्नेहाशीष जी को तो मैं खैर धन्यवाद दे रहा था, और स्नेहाशीष जी एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ मुश्किल ही यही है, जो बात उनके पक्ष में नहीं लगती है, हित में हो या ना हो, तो उन्हें वो बात भाजपा की लगती है। खैर, अब आते हैं राहुल गांधी की दरभंगा यात्रा पर। सबसे अव्वल तो ये कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, यदि वो छात्रों से संवाद करना चाहते थे और उनका कार्यक्रम था, तो दरभंगा प्रशासन को, राज्य प्रशासन को राहुल गांधी को छात्रों से बात करने की अनुमति देनी चाहिए थी। अब प्रशासन की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी क्या सीमा है, क्या व्यवस्था है, किसका दिशा निर्देश है, ये सब बैकग्राउंड की बात है, कभी वो पटल पर नहीं आएगा। लेकिन यदि प्रशासन उन्हें एक दिन पहले, NSUI को एक दिन पहले प्रशासन की तरफ से पत्र गया है कि आप यह कार्यक्रम हॉस्टल में ना करके टाउन हॉल में कीजिए, जो कि एक बड़ी जगह थी, और उसमें क्या दिक्कत थी? ये छात्र तो वहां भी जा सकते थे ना। अगर आपको छात्रों से ही संवाद करना था, आप बोल दीजिएगा। मैं अपनी बात पहले रख दूं। मैं जो इस चीज को एक प्रेक्षक के तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर राहुल गांधी पिछले 3-4 साल में जो उनके नेतृत्व में उभार हुआ है, इससे किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होगा कि राहुल गांधी इज कंप्लीटली अ डिफरेंट लीडर नाउ देन व्हाट ही वाज 5-10 years ago। कंप्लीटली चेंज्ड है। उनके भाषणों में अब कन्विक्शन है, वो मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक एंटाइटलमेंट उनको छोड़ना पड़ेगा। ये अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा है कि अब नमक कानून हम तोड़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम करेंगे, ये सारी चीजें सरकार के जो भी प्रशासन के जो भी निर्देश हैं उसका हम पालन नहीं करेंगे, ये नहीं चलता है। आपको थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। ये आयोजन और बड़ा हो सकता था, लेकिन अंत में राहुल गांधी का यह भी कहना कि मुझे जो करना था वो हो गया, मुझे जो हासिल करना था वो हो गया, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है कि आखिर वो क्या करने आए थे। और केवल 9 मिनट, पिछले 4 महीनों में 5 बार आए हैं, लेकिन इस बार की जो उनकी, पिछली बार भी बेगूसराय में 5 मिनट पैदल चले, पटना चले आए। इस बार छात्रों से मिलने गए थे, केवल 9 मिनट का संवाद हुआ,
पटना चले आए। राहुल गांधी को और थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए था और इस एंटाइटलमेंट को मुझे लगता है छोड़ना चाहिए। और एंटाइटलमेंट छोड़ने से एक नेता के रूप में उनका जो कद है वो और बढ़ेगा। वो आराम से टाउन हॉल में भी बात कर सकते थे और इन्हीं सारी बातों को उठा भी सकते थे। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो छात्रों से बात की है, वो छात्रों के हित में भी है और इलेक्शन का टोन सेट करने वाला भी है। दरभंगा को क्यों चुना गया, मीनाक्षी आप देखेंगे, दरभंगा को चुनने से पहले मैं एक बात और बता दूं। मैं पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस के जो एमएलए आए हैं विधानसभा में चुनकर, उनका ब्यौरा आपको देता हूं। वर्ष 2005 जब जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी ने सत्ता हासिल की थी आरजेडी कांग्रेस से, 2005 में कांग्रेस की 9 सीटें आई हैं। 2010 में और घट गए, केवल 4 सीट। 2015 में संजीवनी मिलती है। आप 2015 याद कीजिए, जो पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है बिहार में, उनको 27 सीटें आई थी। तब जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी तीनों साथ में लड़े थे। और फिर 2020 का चुनाव जो था, उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और 19 पर सिमट जाती है। कहीं ना कहीं एक गठबंधन में जो बातें की जा रही है कि तेजस्वी यादव जो सत्ता से दूर रह गए, उसमें कांग्रेस की यह बड़ी भूमिका थी। लियाबिलिटी हो गए 70 सीटों पर जीतकर 19 सीट। अगर थोड़ी और ज्यादा सीटें जीतते तो तेजस्वी यादव हो सकता है मुख्यमंत्री बनते। खैर, तो एक तरह से गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जेडीयू ने कांग्रेस को बिहार में संजीवनी दी थी 2015 में। 27 सीटें जीती कांग्रेस, जबकि उससे पहले कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई थी। जेडीयू दरभंगा जो मिथिलांचल का एरिया है, वहां पर सबसे कमजोर है। आप देखें पूरे प्रदेश में, खासकर जेडीयू के प्रदर्शन की बात मैं कर रहा हूं। और अंबेडकर छात्रावास ही क्यों चुना, खासकर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा तो मंडल आंदोलन से पहले तक ब्राह्मण या सवर्ण कह सकते हैं, सवर्ण और दलित कांग्रेस के कोर वोट बैंक हुआ करते थे। मंडल के बाद जो सवर्ण जातियां हैं, उनका झुकाव भाजपा की तरफ होना शुरू हुआ। और जो दलित जातियां हैं, वो जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उनमें उनके वोटों का बिखराव हो गया। अब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है, तो वहां वो हिट करना चाहती है जहां पर जेडीयू थोड़ा कमजोर है और उसका मुख्य मुकाबला दूसरी तरफ से भाजपा से हो सकता है। भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है, वो छीनने की एक कवायद होगी। दूसरी बात, छात्र राजनीति। याद कीजिए, बिहार में जो बिहार ही नहीं, संपूर्ण क्रांति, जहां पर कांग्रेस की सत्ता की नींव हिली थी, वो आंदोलन छात्रों का ही आंदोलन था। हालांकि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जिसकी बात कर रहे थे हमारे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है वो, कंप्लीट करिए केशव जी। कांग्रेस के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया भी तो नीतीश कुमार नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक एंटाइटलमेंट की बात पर मैं फिर आता हूं। दूसरी बात, थोड़ी एलिटिज्म को भी देखिए। जिस तरह से तू तड़ाक करके कि तुम्हें जाति जनगणना करानी पड़ेगी, यह भी थोड़ा सा मर्यादित मुझे नहीं लगा। एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि ठीक है, बातें नहीं होनी मैं इस पर एक रिएक्शन मैं मनीष जी से लूंगी, फिर धीरज जी के पास जाऊंगी। मनीष जी, देखिए, अभी जितना एक एक्सप्लेनेशन है, एक रूपरेखा जो अभी केशव जी ने आप प्रस्तुत की है, एक नैरेटिव ये जरूर चल रहा है कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर आपको एक्शन लेना पड़ रहा है। ये मैं सेंटर के लिहाज से बात कर रही हूं। जातिगत जनगणना, जिसके लिए बीजेपी तैयार ही नहीं थी, उस पर अचानक करिश्माई तरीके से फैसला होता है, और वो भी तब होता है जब लगातार पिछले 1-1.5-2 साल से करीब करीब राहुल गांधी इस मसले को लगभग हर मंच से पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। अब इसको देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कि ठीक है, आपने जातिगत जनगणना का वो मुद्दा जिस पर विपक्ष हावी था, उसको आप अपने पाले में ले आए और अब एक धारा बह निकली है कि हम ये कराने चले हैं। हालांकि करते कराते नंबर डेटा कब तक आता है वो तो अब लंबी बात है, लेकिन कम से कम बिहार चुनाव से पहले एक नैरेटिव जरूर सेट हो गया है। लेकिन मुद्दे राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, एक्शन आप ले रहे हैं, ये चर्चा बड़ी जबरदस्त चल रही है सर। आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी।
नहीं, देखिए मुझे याद है कि बंगाल में जब हम 400 का नारा देके लड़ रहे थे और 377 सीट जीते थे, तो हमारी चर्चा नहीं हुई थी जीत की, हमारी हार की चर्चा नैरेटिव बने थे। अभी लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में हमारी सरकार बनी, लेकिन उसकी चर्चा किसी भी चैनल ने कहीं उसकी चर्चा ही नहीं हुई कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार अरे सर, बनी। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस पार्टी से सर आप हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि उसकी चर्चा नहीं हो रही है ये बात लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उड़ीसा लोकसभा चुनाव के समय में वो नारा जो है वो चला गया, उड़ीसा जीत की चर्चा भी नहीं हुई। मैं बराबर डिबेट में बैठता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। अब आप आइए पिछले 11 सर, ये बात गले नहीं उतर रही सर। बीजेपी की खबरें कहाँ, कौन से चैनल में नहीं चल रही, कौन से अखबार में नहीं छप रही, कौन से मैगजीन में एडिटोरियल आर्टिकल्स नहीं छप रहे सर। मैं चुनौती देता हूँ आप एक सर हार जाएंगे आप इस चुनौती पर, मत दीजिए। मुझे मात्र आधे घंटे का समय लगेगा अगर इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको देनी है। मैं रेगुलर बैठता हूँ, किसी भी चैनल ने उड़ीसा की जीत पर स्पेशल डिबेट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ उस समय लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के समय में। और अब मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा कि 11 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो सारे मुद्दे जो आज आजादी के बाद से पड़े थे, उन सारे मुद्दों को लगभग कंप्लीट किया। चाहे वह अति पिछड़ों को संविधान का दर्जा देने का हो, महिला आरक्षण का हो, या और अन्य सारे मुद्दे। देखिए, मेरे कहने का मतलब है जब महिला आरक्षण की बात आ गई और सीटों का जब 2029 में आरक्षण होना है निश्चित रूप से, तो जातीय गणना तो होना ही होना था, ये तय है। अब रही बात है कि लोग कहते हैं कि भाजपा वाले विरोध कर रहे थे। एक स्टेटमेंट चला दीजिए जिसमें भाजपा के नेता ने कहा हो कि नहीं, हम जातीय गणना के विरोध में, कभी नहीं कहा। हाँ, समय आने पर हम फैसला लेते हैं, वो बात सही है, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि धीरज जी, मीनाक्षी जी, बस 10 सेकंड में हम खत्म करेंगे जी। एक कहावत है कि हमारे बिहार में बहुत प्रचलित कि काम लेना हो तो हमारे दादाजी से लेना हो और बात लेनी हो तो हमसे लो। तो राहुल गांधी जो है, मैंने कहा कि अगर आप इतना ही डरा दिए तो वक्त के मामले में प्रधानमंत्री को क्यों नहीं डराए? हमारे देश के मुसलमान जो आंदोलन कर रहे थे वो खुश हो जाते आपके लोग। लेकिन आपकी अगर इतनी ही चल रही होती इस देश के अंदर में, तो आप बहुत कुछ करवा सकते। आप आर्टिकल 370 भी आप जो है हटा था, उसको फिर से लागू करवा देते। देखिए, ये बात लेनी हो तो हमसे लो और काम लेना हो तो हमारे नहीं, लेकिन अगर उनकी चल नहीं रही तो फिर बीजेपी का बहुमत क्यों नहीं आ पाया? राहुल गांधी को इस देश की जनता कितना सीरियस लेती है, ये सबको पता है। सर, अगर राहुल गांधी की नहीं चल रही है या उनका कोई नैरेटिव नहीं चल रहा है देश में, तो 2024 में बीजेपी का बहुमत क्यों नहीं आ पाया? हमारी सरकार है, यही नैरेटिव से सरकार तो है, सरकार से कौन इनकार कर रहा है सर? हम सरकार बनाए, देखिए वो 99 पे खुश है, आप उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सरकार में है, तीसरी बार देश के सर, अगर 400 अब की बार बीजेपी 400 पार बोलकर अगर बीजेपी बहुमत नहीं टच कर पाएगी तो फिर ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। हालांकि मैं अलग लाइन पर फिर डिस्कशन चला जाएगा, ये डिस्कशन उस समय हो चुके हैं जब होने थे, लेकिन फिर इस पर तो सवाल पूछा ही जाएगा ना। खैर धीरज जी, देखिए, जब छात्रों से जुड़ी हुई राजनीति और पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो यूथ लीडरशिप की बात काफी चल रही है। और उस यूथ लीडरशिप में, युवा चेहरों में, कांग्रेस के पास अपने चेहरे हैं, आरजेडी के पास अपने चेहरे हैं, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल, और इस पर सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो इसी बात को लेकर लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर्स हैं बीजेपी, वो भी इसको लेकर चिंता में है कि नीतीश जी की लीडरशिप में जो बाकी दलों के युवा चेहरे हैं, कंपटीशन कैसे होगा सर? देखिए मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक समाजवादी नेता हैं। आज जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो फोटो लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा जब जनता दल यूनाइटेड का जब निर्माण हुआ था उसी समय हमारे 5 लोग आदर्श थे। नहीं, देखिए धीरज जी, अब समय कम रह गया ना, इसलिए बोल रहे हैं। समग्रता में देखिए नीतीश जी के, हम आते हैं उसी पर आते हैं। मैं आपको ही समझ दूंगी सर, बस मैं एक पॉइंट कह रही हूँ। देखिए सर, समग्रता में जब मैं नीतीश जी के पूरे शासनकाल को, कार्यकाल को देखूंगी, इनफैक्ट छात्र राजनीति से लेकर उनके अब तक के वक्त को देखूंगी, तो समग्रता में जब तस्वीर को देखा जाएगा तो उनके स्टेट्समैनशिप से किसी को कोई इनकार नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी यंग लीडरशिप, जेडीयू की यंग लीडरशिप जमीन पर कहां है? तो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पर आंसर दीजिए सर। देखिए मीनाक्षी जी, अब युवा की बात करती है तो हम भी युवा से ही हैं, युवा ही हैं, और हमारे दल में हजारों युवा साथी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। किसी को स्पेशली प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि समानता वाली पार्टी है। आप जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी के दल में कब किसको किस पदों पर बैठा दिया जाए
किसी को पता नहीं चलता है। और ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो अपने बच्चे को, उसके बाद उनके पतोहू को, उसके बाद जीजा को, साली को, ये लोग जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रुक जाइए, हम बीच में नहीं बोले, हमारी बातों को पूरा होने दीजिए। मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि 2 दशकों पहले से माननीय नीतीश कुमार जी जातीय आधारित गणना के लिए भारत सरकार से मांग कर चुके हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य आपने 2 दशक पहले भी सुना होगा। उन्होंने लोकसभा में उनका वक्तव्य था कि जातीय आधारित गणना होनी चाहिए, जातीय आधारित गणना होनी चाहिए। और रही बात की राहुल गांधी जी के बिहार दौरे पर, आइए ना, हम लोग तक कहते हैं आइए ना हमारा बिहार में, लेकिन उदंडई करिएगा तो प्रशासन एक्शन भी लेगा, जरूरत पड़ेगा तो एफआईआर भी होगा, जेल भी जाएंगे, क्योंकि लैंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखना है। और बताते थोड़ा सा हमको सर, ये वाले पॉइंट्स हो चुके हैं पहले। उत्पल जी, हम बताते हैं जातीय आधारित गणना के लिए, जातीय आधारित गणना के लिए जो माननीय राहुल गांधी जी जो श्रेय देने में लगे हुए हैं, आप जानती हैं कि जब बेंगलुरु में जो बैठक हुआ था और मुंबई में जो बैठक हुई थी, कुछ समय के लिए हम लोग इंडी गठबंधन के साथ ही हुआ करते थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मीटिंग में बोला था कि जातीय आधारित गणना जो है ये मुख्य एजेंडा होना चाहिए। पहली, ठीक है उत्पल जी, देखिए अब सवाल ये है, जातिगत जनगणना पर बात सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है धीरज सर, आपकी बात मैंने नोट कर ली। हाँ उत्पल जी, सवाल ये देखिए, जातिगत जनगणना का फैसला तो सरकार ने ले लिया है, लेकिन श्रेय सबको लेना है। श्रेय लेने के लिए इस वक्त सब मौजूद है चुनावी मैदान में। जनता किस पर भरोसा करेगी? उत्पल जी, जनता नीतीश कुमार जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रही है। ये ठीक है, उत्पल जी बोलेंगे, बाकी सबको ऑडियो डाउन करेगा। समय की कमी है मेरे पास। ठीक है, आप प्लीज संक्षेप में। उत्पल जी, धीरज जी ने उठाया, जो नए जनरेशन के नेतृत्व पे उन्होंने खुद बोला कि धीरज ही है जदयू का नया नेतृत्व। क्या बात करते हैं? हमने कहा कि धीरज कुशवाहा जैसे हजारों युवा साथी हैं जो कि जदयू में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों को जन जन पहुंचाने के काम करते हैं। बोलिए, देखिए फिर कोई नहीं समझ पाएगा कौन क्या बोल रहा है। प्लीज, पत्नी वाले पार्टी वाले लोग क्या बात करेंगे? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, ये नीतीश जी भी कह चुके हैं। ये सरदारवाद जो चल रहा है, आप जो गुजराती सरदार के जो शरणागत हो गए हैं, आप उससे निकलिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप जातीय जनगणना का मुद्दा कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा हो गया, तो आपको बधाई हो। लेकिन माननीय राहुल जी, आज प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात उठाए, उसको भी लगे हाथ लागू कर दीजिए। 50 बरस आप लोगों ने राज किया है देश पर। आजादी के बाद भारत के लोगों ने 50 साल को मौका दिया, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अरे क्या बात हम करते हैं? किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? ठीक है, चलिए मेरे पास समय की कमी है। स्नेहाशीष जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे होगी, मेरे पास 10 सेकंड है सर, 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मनीष जी, आ रही हूँ मैं, क्लोजिंग रिमार्क्स ही ले पाऊंगी। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले पाऊंगी प्लीज, मेरे पास समय की कमी है। प्लीज वन बाय वन। स्नेहाशीष जी, 10 सेकंड में प्लीज संक्षेप में बात कंप्लीट करिए। बिहार में शैक्षणिक उन्नयन के लिए बहुत कारगर कदम उठाने की जरूरत है, जो वर्तमान सरकार नहीं उठा रही है। और एक और बात इस चीज को मैं जोड़ देना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना का जो श्रेय लिया जा रहा है वो वास्तव में बिहार में लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की भी बात हुई थी। और ऐसे दिए जा रहे हैं, क्षेत्र में भी आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं, ऐसे दिए जा रहे हैं आंकड़ों के साथ। मनीष जी, संक्षेप में 10 सेकंड का वक्त है सर, 10 सेकंड में संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। हाँ मनीष जी, मैं 5 सेकंड में रख रहा हूँ। देखिए, आपने नेतृत्व का विषय उठाया था, वहां पर तो जो राजा के पेट से बैठा है, पैदा लिया है, वही नेतृत्व करता होगा। लेकिन इस तरफ तो कोई भी नेतृत्व करता हो जाएगा जिसमें योग्यता होगी। गुजराती केशव जी, संक्षेप में 10 सेकंड सर, क्लोजिंग रिमार्क्स है बस। केशव जी, ठीक है केशव जी, संक्षेप में। हिंदुस्तान में ही है। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो बिहार की यात्रा थी, शिक्षा, न्याय, संवाद, यह बहुत जरूरी विषय है। बिहार की सरकार में जो भागीदार हैं उनको भी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी, और बिहार में धरातल पर जो काम करने वाले एनजीओज हैं उनको भी इस पे केशव जी, आप मान रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मामले पर और स्टूडेंट्स वाला जो ये मैटर है, इस पर राहुल गांधी एक एज ले गए हैं बाकियों के कंपैरिजन में? मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल ही किया है वहां जाके। तो क्या कहते हैं, छात्रों से पूछते हैं कि सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग हैं,
तो क्या सिर्फ 11 सालों में सीनियर ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग हो जाएंगे? आरक्षण तो कब से लागू है, क्यों नहीं हो रहा था ये, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी में जा पा रहे थे? सेल्फ गोल ही किया है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना अच्छे से करानी पड़ेगी, तो क्या कर्नाटक में जो हुआ वो अच्छे से नहीं हुआ? वो खुद कहते हैं। तेलंगाना में जो हुआ वो अच्छे से नहीं हुआ, और तो और बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ जिसकी साझीदार कांग्रेस भी थी सरकार में, वह भी अच्छे से नहीं हुआ। अंतिम 2 शब्दों में मैं मुझे लग रहा था कि जो आज हमारे साथ जो आरजेडी और कांग्रेस के माफ कीजिएगा जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इन सारे पॉइंट्स को लेंगे। खैर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी जिस सब्जेक्ट के साथ आए थे वो सब्जेक्ट कहीं पीछे छूट गया, वो हंगामा ज्यादा हो गया। लेकिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सारे पार्टीज को, सभी पक्षों को मिलकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी नोट पर मैं कार्यक्रम को विराम दूंगी, समय की कमी है। सॉरी स्नेहाशीष जी, आई थिंक वैसे पॉइंट्स काफी हद तक कंप्लीट हो ही गए पहले। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अपनी राय, फीडबैक जरूर हमें कमेंट्स में जाहिर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।